हेलो विद्यार्थी मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रीति सक्सेना। आज बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के पहले काव्यकाल के बारे में, जिसको आदिकाल के नाम से जाना जाता है, वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है और कई नामकरण उसको दिए गए हैं। आज नामकरण के बारे में बात नहीं करेंगे, आज प्रवृत्तियों के बारे में बात करेंगे। फिर अगले वीडियो में नामकरण के बारे में भी बात करेंगे। तो वीरगाथा काल की या आदिकाल की कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो 1050 से 1375 लगभग 325 वर्षों के काव्य काल को उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया। और वीरगाथा काल जो नाम था उन्होंने वो सब आधार पर दिया कि उसमें वीरता की प्रवृत्ति का प्राधान्य देखने के लिए मिलता है। ये वो समय था जब जो ग्रंथ थे वो अपभ्रंश से प्रभावित थे और कई सारे ग्रंथ डिंगल और पिंगल जो भाषाएं थी उनसे प्रभावित थे। तो उस युग को उन्होंने नाम दिया वीरगाथा काल। और पहली जो प्रवृत्ति है उसकी, उस युग की, उसे वीरगाथात्मक प्रवृत्ति के नाम से जान सकते हैं। सबसे पहली विशेषता है इसकी, जब भारतवर्ष छोटे बड़े रजवाड़ों में बटा हुआ था, विभाजित था, और साम्राज्य विस्तार की जो लालसा थी वो राजाओं के मन में रहा करती थी, और इसी के कारण जो है आपस में युद्ध होना एक आम बात थी। हर राजा की ये इच्छा थी कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करे, और साथ में सुंदर जो स्त्रियां थीं उनकी प्राप्ति के लिए भी युद्ध हुआ करते थे। स्वयंवर प्रथा थी, उसके कारण भी कई बार युद्ध हुआ करते थे, और आन बान के कारण भी आम तौर पर तलवारें खिंच जाया करती थी। तो ये सभी कारण थे जिसके कारण युद्ध हुआ करते थे। तो वीरता की प्रवृत्ति जो है मुख्य रूप से इस युग में देखने के लिए मिलती है। और ऐसा कहा भी गया है, क्षत्रियों के बारे में है ये, 12 वर्ष लो कुकर जीवे, 13 वर्ष लो जिये सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये इस तरह की प्रवृत्ति जो है, वीरता की जो प्रवृत्ति थी वो इस युग में देखी जाती है। अगली बात करते हैं, युद्धों और अस्त्र शस्त्रों का जो वर्णन है वो इस युग में बहुतायत से देखने के लिए मिलता है। इस काल में अधिकांश जो कवि थे वो किसी राजा के यहाँ रह करके काव्य लिख रहे थे, राजाश्रय में रह रहे थे, काव्य लिख रहे थे, और कई तो उनमें से सेनाओं के सेनापति भी थे और राजकवि भी थे। जैसे कि बात करें, चंद्रवरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे, उनके कवि भी थे और उनके सेनापति भी थे, और उनके साथ युद्ध में जाया करते थे। और अधिकांश इसी तरह के जो कवि थे वो देखने को मिलते हैं। तो सेना की जो सैनिक थे उनके वीरों के हुंकारों का वर्णन, अस्त्रों का, तलवारों का, शस्त्रों का वर्णन, चक्रव्यूह रचना करना, इस तरह के वर्णन जो है बहुत ही कलात्मक और सजीव जो चित्रण है वो देखने के लिए मिलते हैं, और कहीं कहीं ऊहात्मक भी हो गए हैं इस तरह के जो चित्रण है वो। परमाल रासो में कवि महाकवि जगनिक हैं, उन्होंने मछला रानी, आला और उदल की जो वीरता है उसके भुजदंड फड़काने वाले जो वर्णन है वो जो है किए हैं। इसी तरह से चंद्रवरदाई ने भी जो पृथ्वीराज चौहान है उनके 14 युद्धों का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। तो युद्धों और अस्त्र शस्त्रों का जो वर्णन है वो भी देखने के लिए मिलता है। डिंगल पिंगल भाषाओं का प्रयोग किया गया। वीरगाथा काल के जितने भी जो रचनाएं या जितने भी कवि हैं उन सब ग्रंथों में या तो अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया है, अपभ्रंश से प्रभावित ग्रंथ हैं, या फिर डिंगल और पिंगल भाषाओं का प्रयोग जो है वो देखने को मिलता है, जैसे हिंदी का प्राचीन स्वरूप अपन कह सकते हैं। बहुत ही सशक्त, रसात्मक, कलात्मक प्रयोग डिंगल और पिंगल दोनों का है। ढोला मारूरा दूहा में डिंगल का भव्य रूप दिखाई देता है। इस युग में डिंगल जो भाषा है उसका एक उदाहरण देख सकते हैं आप। भरे पलटे भी भरे, भीभर भी पलटाए, और एक है मनहु कला ससी भान कला 1600 बिन्नी है। इस तरह के उदाहरण है, एक पिंगल का है दूसरा वाला उदाहरण, और एक डिंगल का है। और अगली जो विशेषता है वो है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। युद्धों और अस्त्र शस्त्रों का कई जगह जो वर्णन किया गया है वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके किया गया है, इसीलिए वो अतिशयोक्तिपूर्ण है।
सम्राट जब घोड़े पे सवार होकर जा रहे हैं तो सारी पृथ्वी जो है कांप जाती है, इस तरह का वर्णन देखने के लिए मिलता है। और पर्वत आपस में टकरा रहे हैं, इस तरह का वर्णन देखने के लिए मिलता है। दिग्गज जो हैं उनका चित्कार करना और रक्त की सरिता चारों ओर प्रवाहित होना, इस तरह के वर्णन जो है देखने के लिए मिल जाते हैं उस युग में। दरबारी चारण का भी अगली प्रवृत्ति जो है, विशेषता जो है, जो वीरगाथा काल है 3 शताब्दियों का लगभग काव्य काल है। उसमें आश्रयदाताओं के दरबार में रह करके जो अधिकांश चारण भाट आदि जो कवि थे या स्तुतिकार थे, उस वर्ग के जो लोग थे, वो उनके राजाश्रय में रह करके काव्य लिखने का काम कर रहे थे। तो वहाँ रहते हुए उन्होंने काव्य सृजन किया है और अपने आश्रयदाताओं के युद्धों का वर्णन उनके द्वारा किया गया है और साथ में उनकी प्रशस्ति और स्तुति भी उनके द्वारा की गई है। तो इस तरह के अधिकांश कवि जो है वो राजाश्रय में रहते थे, दरबारी कवि थे। एक और ख़ास बात है, उस युग में राष्ट्रीय मूल्यों का अभाव था और साथ में जीवन मूल्यों का भी अभाव देखने के लिए मिलता है। राष्ट्र प्रेम का अभाव था उस युग में। राष्ट्र जैसी कोई भावना या अवधारणा उस समय नहीं थी, क्योंकि भारत छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था और मातृभूमि के प्रति वैसी प्रेम की भावना उस समय नहीं थी, राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं थी। जीवन मूल्यों का भी अभाव था। भौतिकवादी युग था। राज्य विस्तार की कामना, युद्ध में पराक्रम दिखाना अपना, इस तरह की जो चीज़ें थीं और उसी को जीवन का पर्याय मान लिया गया था। इसी चीज़ को जीवन का पर्याय मान लिया गया था। आध्यात्मिकता नहीं थी, दिव्यता जो चीज़ें थीं वो सब चीज़ों का अभाव था उस समय। जन सामान्य के लिए कोई महान संदेश, कोई विशेष संदेश जो है राजाओं के द्वारा नहीं दिया गया। अधिकांश जो राजा थे वो विलासी प्रवृत्ति के थे और हजारों रानियां उनके रनिवासों में रहा करती थी, एकत्रित थीं और कई बार सुंदर स्त्रियों के लिए भी शस्त्र उठाना और आक्रमण करना एक आम बात थी उनके लिए। इस तरह का जो माहौल था, इस तरह का जो वर्णन था वो देखने के लिए मिलता है। एक उदाहरण है इसका, जेहगर देखी सुघर मेहरिया तायधर जाए धरी तलवार। इस तरह के वर्णन देखने के लिए मिलते हैं। पहेलियाँ और मुकरियों का सृजन किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा। ये भी उस युग की एक प्रवृत्ति है। जो वीरगाथा काल था उसमें पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी गई थी, साहित्य देखने को मिलता है। अमीर खुसरो के माध्यम से लिखा गया था ये। बहुत ही मनोरंजक थी ये पहेलियाँ और मुकरियाँ। इनका एक जो उदाहरण है वो भी आपके सामने रखा जा सकता है। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पे औंधा धरा, ये पहेली थी। एक मुकरी का उदाहरण देख सकते हैं। मोपे मेरो सिंगार करावत, सामने बैठ के मान बढ़ावत, बासो चितवन ना कोई दीसा, क्यों सखी साजन ना सखी सीसा। तो इस तरह के जो साहित्य था वो भी लिखा जा रहा था। एक अन्य प्रवृत्ति, अगर हिंदी गद्य को देखें आप तो हिंदी गद्य का बीज रूप जो है वो आदिकाल में देखने के लिए मिलता है। जो वीरगाथा काल था उसमें चंपू काव्य लिखे गए। जो गद्य पद्य मिश्रित रचना थी उनको चंपू काव्य के नाम से जाना गया। राहुल बेल थी, एक रोड़ा नामक कवि थे, उनका बहुत ही सुंदर कृति थी। एक दामोदर शर्मा द्वारा लिखित थी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ज्योतिषर ठाकुर द्वारा लिखित थी एक वर्ण रत्नाकर। ये सभी रचनाएं जो हैं वो गद्य प्रधान रचनाएं मानी जाती हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि गद्य का बीज रूप उसी युग में देखने को मिल गया था। भक्ति काव्य का सृजन, ये भी एक प्रवृत्ति है उस युग की। उस युग में भक्ति की भावना भी जो है वो देखने के लिए मिली। जैन कवि थे, देवसेन थे, मुनिजन थे, आसगु थे, जिनधर्म सूरी थे, शालीभद्र सूरी थे। इन सभी ने उस समय जो साहित्य लिखा वो सब भक्ति से जुड़ा हुआ साहित्य था और काफ़ी क्या कहते हैं प्रसिद्ध रहा ये उस समय। एक खास और परंपरा देखने को मिलती है, ये भी एक प्रवृत्ति है, रासो काव्य परंपरा, जो सिर्फ आदिकाल में ही देखने को मिलती है, वीरगाथा काल में ही देखने को मिलती है। उसके बाद ये परंपरा लुप्त हो गई। तो बहुत सारे रासो परंपरा के जो ग्रंथ थे वो देखने के लिए मिलते हैं।
पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, विसलदेव रासो, परमाल रासो, संदेश रासक, हम्मीर रासो, इस तरह के कई सारे ग्रंथ इस युग में देखने के लिए मिलते हैं। उस युग में लोक साहित्य भी लिखा गया, लौकिक साहित्य भी लिखा गया। ये भी एक खास प्रवृत्ति है। स्वच्छंद रूप से लिखा गया है इसको। जयमयंक, जस चंद्रिका, ढोला मारूरा दूहा, ये इसकी सशक्त जो रचना है वो मानी जा सकती हैं। काफ़ी लोकप्रिय भी रहा ये। प्रकृति का वर्णन, प्रकृति का जो वर्णन है वो बहुत ज़्यादा प्रकृति का जो कहना चाहिए ज्ञान है कवियों को नहीं है। मुख्य रूप से उन्होंने कहीं कामोद्दीपन रूप में, कहीं मनोरम रूप में, कहीं क्या कहते हैं आलम्बन रूप में प्रकृति का जो चित्रण है किया है। कहीं कहीं नयनाभिराम जो रूप है उसका भी चित्रण देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा अलंकारों और छंदों का अद्भुत कौशल उस युग के कवियों में मौजूद था। यद्यपि पहला ही काल था, आदिकाल हिंदी साहित्य का, लेकिन इसके बाद भी जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उसमें 98 प्रकार की छंदों का प्रयोग चंदवरदाई के द्वारा किया गया है। और अधिकांश छंद जो हैं वो शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह करने वाले हैं, ध्वनि मूलक छंद हैं। और लगभग 72 प्रकार के अलंकार जो हैं उसका प्रयोग भी चंदवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो में किया गया है। तो ये अपनी एक खास बात है। और ऐसा नहीं है कि केवल कला पक्ष ही सुदृढ़ था, भाव पक्ष भी सुदृढ़ है। कला और भाव दोनों पक्ष ही सुदृढ़ हैं ग्रंथ के। और बहुत सारी प्रवृत्तियां जो हैं देखने के लिए मिलती हैं। राजनैतिक उथल पुथल की भावना देखने के लिए मिलती है। और वीरता, शौर्य, इसका प्रदर्शन देखने के लिए मिलता है। क्षत्रियत्व की आन बान के लिए मर मिटना एक सामान्य सी बात जो है मानी जा सकती है। इस तरह की जो प्रवृत्तियां थीं वो जो आदिकाल है उसमें देखने के लिए मिलती हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।